नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मार्केटें रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड बना रही हैं। अगर थोड़ी बहुत मामूली कमी मुस्तकबिल में आ भी जाती है तो फिर भी हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा था, लेकिन लोग चूँकि ना मानने पे आए तो फिर ज़िद पर आकर कोई बात नहीं मानते। मैंने स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक ये बात की थी कि स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त कदर बहुत कम है, और क्योंकि इसकी कदर बहुत कम है, ये ना समझ में आने वाली चीज़ है कि इसकी कदर में इजाफा नहीं हो रहा, जबकि माशी अशारिये इसके अपोजिट बता रहे हैं। खैर, कम इलेक्शंस आए, और जो ही इलेक्शंस आए, इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई, मार्केट चलना शुरू हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर ये कॉरपोरेट परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर मार्केट चलती है तो फिर इलेक्शन के आने से क्या फ़ायदा था। फिर हमें यह बहाना सुनने को मिला कि इलेक्शंस में ताख़ीर कर दी जाए तो मार्केट में और बेहतरी आ जाएगी, लेकिन इलेक्शन वक्त पे किए गए, और इलेक्शन जब वक्त पर हुए तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी आ गई। तो तज्ज़ियाकारों का तज्ज़िया गलत हो गया। ठीक है जी। फिर हमें मुख्तलिफ नई कहानियाँ सुनने को मिली कि मार्केट ऐसे तेज़ होगी और मार्केट वैसे तेज़ होगी। इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर गया, मार्केट नहीं गिरी, किसी चक्कर में मार्केट को रोक के रखा गया। इंटरेस्ट रेट नीचे आया, मार्केट चढ़ना शुरू हो गई। ये रिश्ते कुछ समझ में नहीं आए। मार्केटें जब स्लो थी तो स्टॉक एक्सचेंज के ग्रुपों में 200 300 मैसेज आते थे व्हाट्सएप पे, आज मार्केट ऐसे चलेगी, वो DBDBDL, PDBDDL, SDBDDBL, शेयर्स के नाम होते हैं ना, ऐसे ही नाम होते हैं शेयर्स के। तो ये चढ़ेगा, वो चढ़ेगा। आज मार्केट डबल हो गई, तकरीबन आज मार्केट डबल हो गई, और उन ग्रुपों में सन्नाटा, ऊ का आलम, कोई नहीं। क्यों? सवालिया निशान, बहुत ही बड़ा सवालिया निशान। दुनिया भर की मार्केटों में कभी तेज़ी आती थी, पाकिस्तान की मार्केट उस तरह से बिहेव ही नहीं कर रही थी। अनोमली, जो मैंने आपको बहुत दफ़ा प्रोग्रामों में माजी में बताया, पहले तो स्टॉक मार्केट पे बहुत प्रोग्राम करता था मैं, बहुत प्रोग्राम करता था, लेकिन फिर मेरा जहन हट गया उससे, मैंने उन पर प्रोग्राम करना छोड़ दिया। फिर कमोडिटीज़ पे बात करना शुरू कर दी, करेंसीज़ पे बात करना शुरू कर दी। क्यों? मेरा ध्यान बट गया, क्योंकि मार्केट किसी रूल्स के तहत नहीं चल रही, कोई चक्कर है जो ना मेरी समझ बूझ में ना आपकी समझ बूझ में। मैं आपको अगले दिन भी बता रहा था, मैं साइंसी बुनियादों पर बात करता हूं। जो चीज़ साइंस के पैमानों पर ना आए, जो चीज़ साइंस के पैराओं पर ना आए, मैं उस पर बात करना छोड़ देता हूं। समझ बूझ से बाहर हो गई ना जब एक चीज़ समझ बूझ, और पाकिस्तान के अंदर तो हर चीज़ ही समझ बूझ से बाहर है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कभी बोल रहे हैं डॉलर की हकीकी कदर नीचे थी तो नीचे कर दो यार। अभी भी तो आप 280 से नीचे भी लाए हो, 277 तक आसपास है, तो फिर पूरी नीचे ले आओ। नहीं, पूरी नीचे नहीं ला सकते, एक्सपोर्टर्स की डिमांड है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कयास आराई कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, हुकूमत भी नहीं कह रही, कयास आराई कर रहे हैं। तो कयास आराई कर रहे हो तो यार मतलब कयास की कोई बुनियाद चाहिए ना। अब एहसन मेहनती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि इस शोबे में महारत रखते हैं और इक्तसादियात के ऊपर बड़ा अबूर रखते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब बुनियादी बात यह है कि मार्केट ने तकरीबन डबल मार ली है, और इलेक्शन के बाद से मार्केट बढ़ रही है। वजह हमें यह बताई गई है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, माशी ये ठीक है, लेकिन अगर 5 साल, पिछले 5 साल बल्कि पिछले 10 साल का अगर जायज़ा लिया जाए तो तमाम कंपनीज़ की अर्निंग्स अच्छी रही हैं, और तमाम कंपनीज़ ने ग्रोथ भी दिखाई है, और ये सामने रखते हुए कि माशी ग्रोथ जो है वो बल्कि माजी के 10 सालों में कहीं ज़्यादा रही है एज़ कम्पेयर टू इस साल की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, विच इज़ अबाउट 3.2%, लीविंग आउट 2 और 3 ईयर्स इन बिटवीन। बाकी सालों के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इस परसेंटेज से बेहतर ही रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट के अंदर तब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था जब इससे आधी थी। व्हाट्सएप के ग्रुप जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में गुफ्तगू करते थे, दिन में सैकड़ों मैसेज उसमें आते थे।
अब मार्केट डबल हो गई लेकिन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह है ये भी मुझे समझाएं। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर मार्केट पे कोई असर नहीं हुआ, अपनी जगह जुड़ी रही, जमी रही, मजबूत रही, अर्निंग्स अच्छी हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो मार्केट बढ़ रही है। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं उल्टा लटकूंगा तो सीधा नजर आएगा, मुझे ये समझ में। शेर है ना उर्दू का, उसका एक मिसरा है, उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। जी देखिए, ये एक मिथ है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर नहीं बढ़ रहे। अब ये जो हम देख रहे हैं कि डेटा 9000 अराउंड इन्वेस्टर जो है पर मंथ जो है वो PSX में ऐड हो रहा है, जो कि इससे पहले जो है 3-4 हज़ार का डेटा होता था जो कि मंथली ऐड होते थे नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो ये जो जो इसकी ग्रोथ है, चूंकि मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में भी फैल रहा है स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट। कुछ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज के भी प्रोग्राम हैं। कुछ हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग की जो जो प्लेटफॉर्म्स है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स भी कैरी कर रहे हैं कि ताकि जैसे इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है बढ़ाया जा सके। तो वो जो पेस थी एडिंग द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, तो जाहिर है हम कोई 10% ऑफ GDP है एज अ स्टॉक मार्केट। बट द पॉइंट इज कि ये इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और आई थिंक इट टेक्स टाइम, बिकॉज इसके अंदर जो है इससे पहले SECP का बहुत कम रोल था, अब SECP का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि अब अगर इस पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को बढ़ाया जाए तो वो जो इससे पहले हमें इन्वेस्टर लॉसेज होते थे वो अब हमें इतने ज्यादा कंसर्न हमारे लिए बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है इसमें रेगुलेटर भी काफी ज्यादा फ्रंट लाइन और एपेक्स रेगुलेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हो रही हैं। तो जाहिर है हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी जो है वो नए इन्वेस्टर्स की तरफ से भी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी हाईलाइट करता चलूँ कि कमोडिटीज़ में लोगों के बहुत सारे छक्के लगे हैं, और ये छक्के क्रिकेट वाले, क्योंकि आजकल ये लफ्ज़ भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जब से सोशल मीडिया पर बात चली। लेकिन यह कि लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। गोल्ड में तो समझा है लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गए जो मार्जिन ट्रेडिंग में कर रहे थे। थोड़ा सा कमोडिटीज़ के बारे में बताएं ना, कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में भी बताएं। आप लोगों की तो चांदी हो रही है बड़ी। देखिए, यू आर राइट कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो अभी $3000 की तरफ जो है वो ग्रेजुअली जा रही है। और आई थिंक कि उसकी वजह सेफ हेवन जो इसका जो क्लास है, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर जो करेंसी सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, वहां पर ब्रिक्स की अपनी करेंसी की भी बात हो रही है, वहां पे बिटकॉइन की भी बात हो रही है। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टर इंटरेस्ट, वो गोल्ड की तरफ सेफ हेवन बढ़ गया, करेंसीज एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये फिर यूएस के अपना डेट है जिसकी वजह से एक्सेस इन्फ्लेशन यूएस में भी देखी जा रही है। तो इतना ज्यादा वो डेट है कि अपेरेंटली इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है वो गोल्ड की तरफ, और फिर जाहिर है वॉर लाइक सिचुएशन है ये मिडल ईस्ट के अंदर, इसके अंदर जो है हम कह रहे हैं कि जो इस अनसर्टेनिटी जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसको डील करने के लिए गोल्ड जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। रुपी इस वक्त अनस्टेबल है डिस्पाइट द फैक्ट गोल्ड ने तो सारी चीजों को ही आउट परफॉर्म कर दिया। मतलब एहसन मेहनती साहब, गोल्ड ने तो पाकिस्तान के अंदर हर एसेट क्लास को मेरे ख्याल से बीट कर दिया। जो अगर 2004 में किसी ने गोल्ड में पैसा लगाया था तो 2024 में तो उसने फिनोमिनल प्रॉफिट कमाया। क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल, अगर आप एवरेज देखें तो 25 to 30% जाहिर है रुपी डिवैल्यूएशन होती है और गोल्ड की अपनी प्राइसेस होती हैं जो कि बढ़ती हैं और कम होती हैं। बट यू आर राइट कि जो एक एसेट क्लास है वो अच्छा एसेट क्लास है। एट द सेम टाइम हमने देखा कि जो सिल्वर प्राइसेस है वो भी अपनी 1-2 सालों से जो है वो 40% का रिटर्न दे रही है। तो सिल्वर भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है। बट हम ये फिनोमिनली देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो भी कोई अच्छी नहीं, मतलब पिछले 2 साल से जो उसकी परफॉर्मेंस है वो 50% से ज्यादा उसका रिटर्न मिल रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि भाई एक ये कोई प्राइमरी एसेट क्लास है, बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड दे आर परफॉर्मिंग फिनोमिनली वेल। और फिर लास्ट 2 ईयर से भी जो है स्टॉक मार्केट ज्यादा अच्छा ये कर रही है जी जी compared to gold। अच्छा, आप प्रोग्राम में आए, हम इकोनॉमिक आउटलुक की बात ना करें तो वो गलत हो जाएगा। अब इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, आपका क्या ख्याल है वर्सेस व्हाट द सिचुएशन वाज लास्ट मंथ बिफोर द IMF प्रोग्राम? क्या कहते हैं आप? देखिए, यू आर राइट कि हम
स्टेबल हो चुके हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है रेमिटेंसेस हमारी $3 बिलियन पर मंथ की तरफ जा रही हैं और फिर हम अगर देखें तो जो इन्फ्लेशन है वो 6.9% लास्ट रिपोर्ट हुई है सितंबर माह के अंदर और अक्टूबर माह में इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 6.3 तक यानी कि इन्फ्लेशन और कम होती जा रही है। और कल हमने देखा कि जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स हैं गवर्नमेंट की वो 1.40 बेसिस पॉइंट से और कम हो गई जो 3 मंथ का है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने इनिशियली बहुत आउट परफॉर्म किया। आगे आने वाले वक्तों में पॉलिसी रेट के अंदर भी कमी होगी जिससे स्टॉक मार्केट को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। बट इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल अनसर्टेनिटी है वो सिक्योरिटी अनरेस्ट की है, चाहे वो आप लोकल सिक्योरिटी अनरेस्ट जिसकी वजह से चाइना ने अपने कंसर्न्स रेस किए हैं कि जो उनके जो 2 बाशिंदे जो जो यू नो दे वर अटैक्ड इन द सिटी, तो फिर हमने देखा कि वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा एक फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान मार्केट में लाना। लोकली इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा बुलिश हैं और वही अब इस वक्त मुल्क को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और अगर हम देखें तो ओवरऑल जो इसकी ग्रोथ है उसमें उनका पर्सपेक्टिव बेहतर है एज कम्पेयर टू फॉरेन इन्वेस्टर। अच्छा, यहाँ पर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की तो फिर एक बात से बात निकालता हूँ। मैंने सुना है कि इस साल बड़े मैसिव स्केल पर प्रॉफिट रिपेट्रिएशन की गई है। इज़ इट करेक्ट कि फॉरेनर्स मतलब आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे तो नहीं, लेकिन जो उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर जो रिटर्न्स हैं वो उन्होंने रिपेट्रिएट किए हैं, इज़ दैट करेक्ट? जी बिल्कुल, फॉर्च्यूनेटली दे आर एबल टू आफ्टर सो मेनी इयर्स। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे जो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान मार्केट का रुख नहीं की है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान मार्केट के यानी कि स्टॉक मार्केट से निकल रहा है। और साथ में हम देख रहे हैं कि जो कुछ इनकी इन्वेस्टमेंट भी है तो वो उसकी रिपेट्रिएशन, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो इतने फिनोमिनल प्रॉफिट्स हैं कि उसकी रिपेट्रिएशन जो है वो होती है साल के $1 से $2 बिलियन जो है यहाँ से रिपेट्रिएशन के चले जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है जिसके अंदर हम इस रिपेट्रिएशन को जो है किसी टैक्स बेनिफिट की मद में जो है इसको किसी तरीके से रोक ले इस मुल्क के अंदर, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है वो हमारा बढ़ सकता है। और इस वक्त रुपी इंस्टेबिलिटी है उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि जो डिविडेंड्स के पे आउट्स हैं वो इतने सिग्निफिकेंट है कि रुपी नहीं मेंटेन कर पा रहा है इस 275 के लेवल पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि रियर हमारा कोई तकरीबन 230 के करीब है, जिस तरह से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो अनफॉर्चुनेटली रुपी की वैल्यू बढ़ सकती थी लेकिन वो बढ़ी नहीं और उसकी वजह ये प्रॉफिट रिपेट्रिएशन है कि वो इतना सिग्निफिकेंटली बाहर जा रहा है। और ना हमने फॉरेन इन्वेस्टर को ऐसी पॉलिसी दी है कि वो डिविडेंड्स को यहीं पे री इन्वेस्ट कर दे और फिर उनको कोई टैक्स बेनिफिट इसमें मिल जाए, तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अब आई थिंक कि ये $2 बिलियन को अगर पर एनम की बेसिस पे आप देख लें जो जो डिविडेंड में जाता है, अगर 10 साल में भी देख लें तो ये $20 बिलियन हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर हम 60 ईयर हिस्ट्री या 70 ईयर हिस्ट्री हमारी ले ले तो ये इसका फिगर कहीं और जाकर 300-400 बिलियन डॉलर पे चला जाता है, जो ये फॉरेन हमारी जो डिविडेंड रेमिटेंसेस के अंदर यहाँ से पैसा चला गया है। तो आई थिंक इसको रोकने के लिए अगर हमारे इकदाम होते तो हमारे डेट रिपेमेंट के भी इश्यूज नहीं होते जो फॉरेन डेट के लिए हम आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं। और तो रिपेट्रिएशन जो है वो की इंडिकेटर हो सकता है कि अगर उसको इन्वेस्टमेंट को हम पाकिस्तान में रखें किसी तरीके से कोई अट्रैक्टिवनेस दें उस फॉरेन इन्वेस्टर को, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो पैसा है वो पाकिस्तान में दोबारा लग सकता है। बड़ी अहसन गुफ्तगू हो रही है, इनके साथ बहुत सारे नुकात के ऊपर बात हुई है। और अब क्योंकि डॉलर की बात कर रहे थे तो मतलब ये है कि आप समझें कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर वाली वो लोग बड़े गौर से सुनते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल मार्केट की भी बात हो गई, कमोडिटी मार्केट की भी बात हो गई, करेंसी मार्केट की भी इसी हद तक बात हो गई। अब इंटरनेशनल चले जाते हैं भाई, क्योंकि एहसन मेहनती साहब आए, बैनुल अक़वामी हालात पर गुफ्तगू ना हो ये मुमकिन नहीं। US इंतखाबात होने वाले हैं। एहसन मेहनती साहब, आप जानते हैं कि मैं बड़े मोहतात अंदाज में आपको बोलूँगा कि जब अमरीकी इंतखाबात होते हैं, US इलेक्शंस होते हैं, उसके फ़ौरन बाद जो है पाकिस्तान के अंदर भी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। वो माशी समझ लें आप, क्योंकि आजकल तो एंकर्स को बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है, लेकिन आप ख़ुद भी वाकिफ़ हैं पिछली दफ़ा हुकूमत बदली थी तो इलेक्शन हुए थे, फिर उसके बाद उससे पिछली दफ़ा जब बदले थे तो हुकूमत बदल गई थी। खैर, एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट काइंड ऑफ changes do you see in the global environment and impacts on Pakistan's economy after US election and perhaps even the change of the political party that is in power there? क्या कहते हैं आप? Yes, मेहनती साहब। देखें, इस वक्त हम देखें तो जो ग्लोबल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा, हम कहते हैं कि जो वॉर के जो फैक्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रिसीट हुए हैं। हमने ये देखा कि जो थ्रेट थी जो वॉर
जो अगेंस्ट तो इजराइल ने अटैक किया था, तो वो जो उसकी फियर्स थे वो ओवर द वीकेंड खत्म हुए, जिसके बाद जो हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस के अंदर जो है इनिशियली तो काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर आया, ऑयल प्राइसेस ग्लोबली जो है वो कम भी, और वो इसी वजह से भी कि जो प्रेशर थे पॉसिबल वॉर के, वो थ्रेट जो है वो कम भी ओवर द वीकेंड। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है ऑल आइज ऑन यूएस इलेक्शंस, और आई थिंक के जो ग्रोथ नंबर्स हैं यूएस इकोनॉमी के इंडिकेट ये करते हैं कि ये जो इलेक्शन है इसके करीब करीब जो है वो काफी जो है वो सेटलमेंट हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, और आई थिंक कि अगर ये वॉर के जो फियर्स हैं अगर ये कम होते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड हमें ये नजर आएगा कि जो हमारा जो 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 ग्लोबल ग्रोथ की फोरकास्ट है वो इम्प्रूव होंगे, इंटरेस्ट रेट सारी दुनिया में कम हो रहे हैं, तो आई थिंक कि हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो सिल्वर प्राइसेस हैं उसके अंदर भी इजाफा आएगा, और फिर हम देखेंगे कि जो ग्लोबल ग्रोथ है उसके अंदर इजाफा आएगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छा, flip of the coin, what is your prediction about US election, US presidential election? देखिए होपफुली जो है वो ये तो टाई की सिचुएशन नजर आ रही है बिटवीन हैरिस एंड ट्रम्प, बट आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए ओवरऑल अगर ये हैरिस हो तो वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ट्रम्प जो अगर आते हैं तो उनके काफी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो आई थिंक कि फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, हैरिस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो आई थिंक हमें आईएमएफ प्रोग्राम भी दे गई है, तो एक कंसिस्टेंट जो है वो फोकस पाकिस्तान पर नहीं, रहेगा। आप बड़ी गहरी बात कर जाते हैं हसन मेहंदी साहब, बड़ी गहरी बात कर दी आपने, सुनने वाले लोग समझ गए आपने बात क्या की है, बड़ी गहरी बात की आपने। अच्छा, तो आपको लगता है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जो हैं वो डिफरेंट होंगी, अगर एक कैंडिडेट आएगा दूसरी कैंडिडेट होंगी, तो जाहिर बात है आप कह रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होगी, करेक्ट? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो हैरिस है या रिपब्लिकन्स हैं उनकी जीत हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड इट विल बी हेल्पफुल। अच्छा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त डिजिटल एसेट्स की पाकिस्तान में तो खैर ये इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन डिजिटल एसेट्स जो हैं ग्लोबली वो पोर्टफोलियोज़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर वो अमेरिका के सदर बनेंगे तो वो डिजिटल एसेट्स के फ्रेमवर्क को, जो मैं समझ पाया हूँ, फ्रेमवर्क को काफ़ी सपोर्ट करेंगे और उसके लिए काफ़ी काम करेंगे। इसके हिसाब से आपको लगता है कि बहुत सारे जो लिक्विड एसेट्स हैं वो डिजिटल एसेट्स की तरफ मूव हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, ये तो एक फिनोमेना है कि बिटकॉइन को सपोर्ट मिलेगा, और आई थिंक कि इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ऑल्टरनेटिव जो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के वो हमें सामने नजर आएंगे, और जाहिर वो इम्पोज होंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। सेकेंडली ये कि जो थ्रेट्स हैं वॉर की ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये आई थिंक इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन इसकी होगी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की तरफ। यूएस के अंदर जो है वो ग्रोथ के नंबर्स बेहतर नजर आएंगे, दुनिया भर के जो ताल्लुकात हैं यूएस के वो चेंज होंगे, यानी कि वो फोकस इस पर करेंगे कि यूएस की एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जा सके, और फिर जाहिर है जो वीज़ा होल्डर्स हैं उसके अगेंस्ट में भी ये ट्रम्प की जो है गवर्नमेंट जा सकती है कि स्पेशली जिनको वीज़ाज मिल गए उनको रीचेक किया जाए कि उनको सही तरीके से वो इकोनॉमी को हेल्प करेंगे या वो किसी तरह से टूरिज्म को हेल्प करेंगे। तो आई थिंक कि पूरा ऑर्डर चेंज हो सकता है अगर ट्रम्प आए, तो जाहिर है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए भी डिफिकल्ट या रीअसेसमेंट उसकी हमारे पॉलिटिकल ऑर्डर को देखा जा सकता है। हमारी जो इकोनॉमिक जो ताल्लुकात हैं उनको भी उसकी असेसमेंट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि आने वाले वक्तों में देखी जा सकती है। तो आई थिंक कि क्रिटिकल टाइम है नवंबर का जी पाकिस्तान का जो है मेकिंग एंड ब्रेकिंग का जो है वो डिसीजन होपफुली नवंबर में नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर चूँकि आपने कुछ नुकात को सामने रखते हुए बात की, तो बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी हम देख लेते हैं। आपको पता है जब वहाँ सदारती इंतखाब होते हैं तो जीतने वाला फ़ौरन सदर नहीं बनता, बल्कि कुछ अर्सा उसको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन मार्केटें और फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह जो हैं वो तैयार हो जाती हैं कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए तो बेहतर रहेगी, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स हमने माजी में देखा कि जब जो सदारती उम्मीदवार थे, पिछली दफ़ा जो सदर रहे,
अगर वो दोबारा सदर बनते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये कि पिछली दफ़ा जैसे स्टॉक मार्केटें बड़ी तेज़ हो गई थी, दोबारा से अमरीकी स्टॉक मार्केट भी तेज़ हो जाएगी, और अगर अमरीकी स्टॉक मार्केट तेज़ होगी तो बाकी स्टॉक मार्केटें भी तेज़ हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा दावा किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से हमने इससे पहले बात की कि एक्टिविटी जो है यूएस इकोनॉमी की तरफ जाएगी, तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि यूएस इकोनॉमी ने तो बढ़ना ही है और अच्छा ही होना है, बट हमारे लिए एज़ अ पाकिस्तानी नेशन ये जो इनका जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाएगा। यानी कि हमारा जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनकी तरफ से फ़ोकस हटेगा और फ़ोकस जो है यूएस इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ जाएगा। तो इस वक़्त तो जो है वो हम देख रहे हैं कि एक यूनियन है जिसके अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को भी अपना जो है वो पोर्शन मिल रहा है और उनको भी जो है ग्रोथ के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं फ्रॉम द यूएस साइड। अब इसकी रीअसेसमेंट जो है वो कहीं भी हमें लेके जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं, उनको अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, और अगर हमने एक्सेप्ट उसको नहीं किया उस ऑर्डर को, तो सर्टेनली वो हमारे आईएमएफ प्रोग्राम को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आई थिंक कि हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल है, उनके लिए भी क्रिटिकल है कि फॉर एग्जांपल उनका फोकस जो है या उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं इमर्जिंग इकोनॉमी में, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है रीअसेसमेंट होगा, और आई थिंक कि उसके अंदर हमें उनकी जो तवक्कुआत है उस पर पूरा उतरना है, और अगर हम नहीं उतरे तो हमारा आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में। लो, ये तो आपने नई एक बहस छेड़ दी। अब इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जनाब एहसन मेहनती साहब। आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए और आपने बहुत अहम नुकात के मुतालिक हमें बताया। एहसन मेहनती साहब के ख़यालात तो नज़रियात की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इंतखाबात के अंदर अगर कोई भी चीज़ बदलती है या हुकूमतें बदलती हैं, उसके बरह रास्त असरात जो हैं वो पाकिस्तान पर होंगे, और पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रौनमा हों अगर पॉलिसी चेंजेस जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को इम्पेक्ट करें, हमारे डिप्लोमेसी को इम्पेक्ट करें, और ऐसा लगता भी है। अभी तक कुछ कहा जा नहीं सकता, लेकिन मैं तो आपको अपनी राय से आगाह कर चुका हूँ कि मेरे ख्यालात हैं वहाँ पर क्या होगा। अभी हालात, वाक़यात, मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये देखेंगे। एक हफ़्ते की बात है, एक हफ़्ते के बाद फिर बाकायदा तौर पर आपको बता भी पाएंगे। वहाँ पर इतनी देर वेट नहीं करना पड़ता, जब बहुत सारे लोग तो अभी से ही अपना फ़ैसला सुना चुके होंगे, और इसी तरह वहाँ पर मामलात बदलेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर बदलेंगे। मेरे नज़दीक सबसे अहम नुक्ता होगा जहाँ पाकिस्तान कहीं मौजूद ही नहीं है, वो है डिजिटल एसेट्स का। अगर फ़ॉरेन पोर्टफोलियोज़ जो हैं, मतलब बाहर वाले लोगों के जो पोर्टफोलियोज़ हैं, वो डिजिटल एसेट्स की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, तो याद रखें डिजिटल एसेट्स जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ अशकाल होती हैं, जिसकी वजह से महंगाई में माजी में भी हमने इजाफा देखा, और ज़्यादा महंगाई में इजाफा देख सकते हैं, क्योंकि हकीकी असासाजात से ज़्यादा जो है लोगों का फिर डिजिटल एसेट्स की तरफ जो है वो रुख हो जाएगा। अगर उनका रुख वहाँ हो जाता है तो फिर ज़ाहिरी बात है जिसके पास डिजिटल एसेट्स आ जाते हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। जब अफोर्डेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि डिजिटल एसेट्स में कोई काम नहीं कर रहे, चीन आपको पता है बहुत आगे निकल चुका है, हम तो अभी कहीं हैं ही नहीं ना, और हम इसी चक्कर में ये यूँ होता है, ये वो होता है, हम उस्ताद होते हैं, भैंस बड़ी होती है, अकल कम होती है, ये सोच जो होती है ना, ये बंदे को पीछे धकेल देती है। अभी डिजिटल एसेट्स के दौर में जहाँ चीन बोल रहा है कि हम डिजिटल एसेट्स की दुनिया में लीडर बन चुके हैं, जहाँ बाहर के ममालिक के अंदर बड़ा इस पर काम हो रहा है, जहाँ छोटे छोटे ममालिक जिनका नाम भी आपको पता नहीं होगा, वहाँ डिजिटल एसेट्स पे बहुत काम हो चुका। पाकिस्तान जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मुझे खौफ ये, मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात कर रहा हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ ना बड़ा सोच समझ के करता हूँ। मुझे लगता है ऐसे है कि मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के अदवार के साथ न चला तो फिर पता नहीं क्या होगा। मैं फिर दरख्वास्त करूँगा हुकूमत से, टेलीफोन्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर हर किस्म का टैक्स ख़त्म कर दें, डिजिटल इक्विपमेंट को टैक्स फ्री कर दें। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझना भी ज़रूरी है। इंटरनेट को और ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, हर चीज़ हमारी गेयरअप होनी चाहिए ताकि हम नए अदवार का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान ने माजी में जदीद अदवार को अपनाया और अपनी स्पीड को बढ़ाया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि हम इस तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, सुनने वाले लोग सुन लें, अच्छा है, वरना मुस्तकबिल
वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।